नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज ये घटना मैं आपको फिर से अहमदाबाद से ही सुना रहा हूँ। आपने देखा होगा कि सेटअप पूरा चेंज हो गया और थोड़ा समय भी यहाँ से वीडियो को भेजने में जयप्रकाश जी के पास और फिर उनको अपलोड करने में कल इसीलिए थोड़ा वक्त ज़्यादा लगा था। आज की अपराध की घटना मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नहीं, मध्य प्रदेश के बड़े शहर जबलपुर से है और हालिया है, हाल फिलहाल की है। बात 23 अप्रैल 2024 की है, यानी बिल्कुल हाल फिलहाल की। एक थाना है वहाँ कुंडम। सुबह 11 बजे रंजीत मार्को जो पटवारी हैं, वो खुद थाने पर पहुँच गए करीब 11 बजे और उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी सरला, जिनकी उम्र 29 वर्ष है, 22 अप्रैल की रात बिना बताए घर से कहीं चली गई हैं। हमारे 1.5 साल के बच्चे को बेटे को वो घर पर ही छोड़ गई और अपना मोबाइल लेकर, सिर्फ मोबाइल लेकर घर से बाहर निकल गई। थाना प्रभारी ने पूछा कोई वजह? बोले कुछ नहीं साहब, पति पत्नी में जो आपस में छोटी मोटी बातें होती हैं, इसके अलावा कोई बड़ी वजह नहीं थी, लेकिन लगता है गुस्से में चली गई। हमने पूरी रात इंतज़ार किया लेकिन वो नहीं आई, इसलिए इस समय यानी 11 बजे मैं थाने पर उपस्थित होकर उनकी गुमशुदगी लिखवाना चाहता हूँ। बहरहाल पुलिस ने उनकी गुमशुदगी दर्ज कर ली और जैसा कि रंजीत मार्को ने ये बताया था कि वो मोबाइल लेकर गई है, तो लिहाजा वो मोबाइल भी उसका नंबर भी दिया, नंबर CDR उसका निकाला गया, नंबर ट्रेसिंग पर लगाया गया और ये जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार ये किस तरफ गई होगी। पुलिस को सरप्राइज़ तब हुआ जब पुलिस ने ये देखा कि मोबाइल अभी चल रहा है। बार बार थाने से मोबाइल को मिलाया गया, रिंग पूरी जाती रही, लेकिन किसी ने फ़ोन उठाया नहीं। जब तक रिसीव नहीं होगा तब तक उसका उस समय का लोकेशन मिलना मुश्किल होता है, यानी जब तक कनेक्ट नहीं होगा तभी उसकी CDR में वो रिफ्लेक्ट होगा कि कहाँ से ये कनेक्ट किया गया है। दूसरा तरीका है कि आप SMS अगर भेजेंगे तो जब SMS की डिलीवरी होगी तो वो किस टावर से हुई है वो ये बात बता देगा कि कब कहाँ पर ये मोबाइल इस समय अवस्थित है, जिससे फिर पुलिस को आसानी होगी। खैर, पुलिस ने टेस्टिंग वाले SMS भेजे और SMS से उसकी लोकेशन का पता लग गया। गांव जहां का ये रहने वाला था रंजीत मार्को, इससे करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर वो फ़ोन बार बार घंटी बज रही थी। आने जाने वाले ने किसी ने उठाया। उठाने के बाद पुलिस ने पूछा कहाँ पर हैं और फिर पुलिस ने उसको बरामद कर लिया। लेकिन कोई बहुत ऐसी बात पुलिस के हाथ नहीं लगी जिससे विवेचना को आगे बढ़ाया जा सके, यानी ये पता लगाने में बहुत सहायता नहीं मिली इस मोबाइल के मिलने से कि वो महिला कहाँ गई होगी। खैर, 23 अप्रैल को 11 बजे वो आया था, शाम हो चली, लेकिन महिला का कोई पता नहीं लगा। महिला यानी सरला यानी रंजीत मार्को की पत्नी। पुलिस ने शाम के समय रंजीत मार्को को बुला के पूछताछ करने की सोची कि बुलाते हैं, पूछते हैं कि कहाँ कहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, कहाँ जा सकती है, मायका कहाँ है, उसकी बहन तो आसपास कोई नहीं रहती, या कोई उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है। ये जांच करने के लिए पुलिस ने रंजीत मार्को को फ़ोन किया। रंजीत मार्को ने ये बताया कि वो अभी भी ऑफिस में है और ज़रूरी काम कर रहा है, इस समय वो थाने पर नहीं आ सकता। ये थोड़ा आश्चर्यजनक लगा कि जिसकी पत्नी गायब हो, गुमशुदगी उसी ने लिखाई हो और वो सवेरे से ऐसा बता रहा था कि सवेरे से मैं एक ज़रूरी काम में लगा हुआ हूँ। बहरहाल पुलिस को जब ये हल्की सी शंका हुई
तो वो डिंडौरी ज़िले के शाहपुरा तहसील पहुंच गई, जहां पर वो पटवारी पदस्थ था। वहां जाकर उससे पूछताछ शुरू की, कितने रिश्तेदार हैं, तुम्हारे किस रिश्तेदार के संपर्क में हो सकती है, उसके अपने मायके के कौन कौन से रिश्तेदार हैं, कहाँ उसका होना पाया जा सकता है। इस तरह के सवाल जो पुलिस करती है ये जानने के लिए कि वो कहाँ गई होगी, उस तरह के सवाल उससे पूछा। उसके बाद उसके आचरण, व्यवहार, उसके किसी तरह के कहीं पर कोई संबंध, इसके बारे में भी पुलिस ने वहाँ सहकर्मियों से, आसपास के स्टाफ से जानने की कोशिश की। वहाँ के लोगों से बातचीत करके पुलिस को ये ताज्जुब हुआ कि 23 तारीख को ये थोड़ा विलंब से आया और आकर रंजीत मार्को ने लोगों को ये बताया कि मुझे थोड़ा देर इसलिए हो गई क्योंकि मेरी पत्नी कहीं चली गई है और उसकी सूचना देने के लिए मैं थाने पर गया था। थाने पर जाने की वजह से मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। ऑफिस के लोगों ने बताया कि उसके बाद वो लगातार काम करता रहा। पुलिस को ये थोड़ा सा संदेहास्पद लगने लगा। उसके बाद पुलिस वहाँ से चली आई और उससे ये कहा कि आप कल सुबह थाने होकर, यानी 24 अप्रैल को थाने होकर तब ऑफिस आइएगा। लेकिन वो सीधे ऑफिस चला गया। पुलिस को फिर ऑफिस जाना पड़ा। पुलिस ने उसको धमकाया भी कि जब तुमसे कहा गया था कि कुछ और सूचनाएं इकट्ठा करनी है, तुम्हारी दी गई सूचनाओं को वेरीफाई करना है, तो तुम सीधे क्यों चले गए? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी पत्नी चली गई है, गायब हो गई है, गुमशुदगी तुमने लिखाई है और तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं लग रही है। तब भी वो थाने पर आने को तैयार नहीं हुआ। पुलिस फिर से गई। अब की बार पुलिस अपने साथ उठे उसे थाने पर लेकर आई। वहाँ उसे इनिशियल पूछताछ हुई तो पता लगा कि मार्को मूल रूप से कुंडम तहसील के गांव चौरई का रहने वाला है। इसके पिता राम सिंह चौरई से कुछ दूरी एक गांव में ग्राम सचिव हैं। फिर पूरी डिटेल उससे बातचीत शुरू हुई। उससे कहा कि अच्छा ये बताओ तुम्हारी शादी कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, ये पूरी बात बताइए। और एक टीम वहाँ से कुंडम तहसील को भेज दी गई ताकि जो बात ये बताए उसको वेरीफाई गांव वाले भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं या इसकी बातों में कोई अंतर है, इसको जानने के लिए। शुरुआती पूछताछ में ही तमाम चीज़ें उसके बारे में ऐसी बताई उसने, अपने बारे में, पत्नी के बारे में, जो कंट्राडिक्ट हुई। पुलिस को और शक हो गया। पुलिस ने और आगे पूछताछ की। पुलिस को उसने बताया कि साहब 2019 में मेरी और सरला की मुलाकात एक वैवाहिक कार्यक्रम में हुई थी। हम दोनों इंदौर के एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मैं बीए कर रहा था, सरला बीकॉम कर रही थी। एक क्लास में थे और एक एज ग्रुप एक ही था हम दोनों का। वैवाहिक कार्यक्रम में देर तक बात हुई, शादी ब्याह का माहौल था और उसके बाद से फिर हम अगले दिन ही कॉलेज में फिर से मिले और मिलते मिलते ये सिलसिला बदस्तूर सालों तक जारी रहा। इसी बीच में कोरोना आ गया। कोरोना में हम दोनों को ये डर सताने लगा कि ऐसा न हो कि हम लोग जिन कस्में वादों के तहत एक दूसरे के बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं, ऐसा न हो हम में से किसी एक को कोरोना हो जाए और हमारे अरमान अधूरे रह जाएं। लिहाजा ये तय किया गया कि हम लोग शादी करेंगे। दोनों परिवारों ने इसका विरोध किया कि इस घोर कोरोना में कौन तुम्हारे यहाँ शादी में शरीक होने के लिए आएगा। लेकिन फिर भी दोनों ने, सरला और रंजीत मार्को, दोनों ने इस बात की जिद की कि हम शादी अभी ही करेंगे। हालांकि शादी में ऐसी कोई कठिनाई इसलिए नहीं थी कि दोनों एक ही वर्ग से, एक ही जात बिरादरी के और दोनों समान रूप से पढ़े लिखे, पारिवारिक बैकग्राउंड भी दोनों का लगभग बराबर ही था। इसलिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके कारण दोनों में से कोई एक भी इस शादी को मना कर सके। लिहाजा दोनों के जिद के आगे घर वालों को झुकना पड़ा और थोड़े बहुत लोगों के
की प्रेजेंस में इन दोनों की शादी कर दी गई। शादी करने के बाद ये रंजीत मार्कोस के घर आ गई सरला, और कुछ ही दिन बाद 3-4 महीने बाद ही रंजीत का सिलेक्शन पटवारी के पद पर हो गया। पटवारी आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा पद होता है। रंजीत मार्को पटवारी हो गया, और गांव में, रिश्तेदारी में और समाज में ये हल्ला हुआ कि बहुत शुभ कदम हैं सरला के। सरला के आते ही इसकी नौकरी लग गई। फिर उसने ये बताया कि साहब, शुरू में जब मैं कभी अपने ऑफिशियल काम से इंदौर या भोपाल जाता था तो अपनी पत्नी सरला को भी ले जाता था, लेकिन धीरे धीरे मेरी जो पहली पोस्टिंग थी वो डिंडौरी मुख्यालय पर ही हुई। लेकिन चूंकि डिंडौरी मुख्यालय हमारे गांव चौराई से दूर था, इसलिए मैंने अपना ट्रांसफ़र शहपुरा तहसील में करा लिया। शहपुरा से केवल 30 किलोमीटर पर मेरा गांव था चौराई, और वहां से मैं रोज़ अप एंड डाउन किया करता था। इस बीच हमें एक बेटा हुआ जिसकी उम्र इस समय 1.5 साल है। उसके बाद से मेरी पत्नी को ये शिकायत होने लगी कि जो कार्यक्रम होते हैं, जो पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, शादी ब्याह या पार्टी, इन सब में वो पत्नी और बच्चे को नहीं ले जाता। इस बात की शिकायत उसने अपने ससुर से भी की कि देखिए, ये सब जगह, सारे आयोजनों में जहाँ मुझे जाना चाहिए, रिश्तेदारियों में जहाँ पति पत्नी दोनों को जाना चाहिए, उनमें भी ये अकेले चले जाते हैं। ये बात गलत है, और इसके पीछे कोई कारण नहीं है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। पिता ने भी अपने बेटे रंजीत को ये तंबीह की, उसको ये चेतावनी दी कि ये बात ठीक नहीं है, बहू की बात यानी बहू की शिकायत जायज़ है, तुम्हें कम से कम पारिवारिक समारोहों में अपनी पत्नी और बच्चे को ले जाना चाहिए। लेकिन वो इस बात को उसके बाद भी नहीं मानता था। ऐसा ही एक प्रोग्राम 16 अप्रैल को हुआ। उसके किसी बहुत नज़दीकी, उसकी बहन लगने वाली किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। शादी में ये वहीं ऑफिस से निकला और सीधे शादी में शामिल हो गया। पत्नी तैयार होकर घर पर इंतज़ार करती रही, पत्नी यानी सरला, लेकिन वो समारोह को अटेंड करके देर रात वापस आया। इस बात को लेकर कलह हुई। उसने फिर, पत्नी ने शिकायत की कि मेरे बार बार कहने के बाद भी तुम अकेले क्यों चले जाते हो, और मुझे इसमें तमाम शक होने लगे। बड़ा लाजमी भी था, शादी समारोह में ही दोनों मिले थे, सरला और मार्को, रंजीत मार्को। तो ऐसा हो सकता है कि उसके दिमाग में ये बात घूमने लगी हो कि समारोहों में मुझे नहीं ले जाते हैं, ऐसा तो नहीं कोई और खिचड़ी कहीं पक रही हो। तो जायज़ है, एक पत्नी के नाते उसके इस तरह के शक जायज़ हैं, और उसने इस बात को लेके 16 अप्रैल को इन दोनों में काफ़ी झगड़ा हुआ। सारा घर इस बात की गवाही दे रहा था कि इस प्रकरण को लेकर कि क्यों नहीं ले गए। पिताजी ने भी कहा, माताजी ने भी कहा, सब लोगों ने कहा, फिर भी तुम नहीं ले गए। अब मुझे तुम्हारे इस व्यवहार में मुझे शक पैदा हो रहा है। खैर, पूरी रात तो झगड़ा चलना नहीं था। झगड़ा जब शांत हुआ, लेकिन उस रात रंजीत मार्को सोया नहीं। रंजीत मार्को के दिमाग में ये चलने लगा कि इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। अगर हमें अपना जीवन ठीक से चलाना है तो हर हाल में मुझे इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। ऐसा विचार रंजीत मार्को के दिमाग में पूरी रात आया। उसने एक एक स्टेप करके एनालाइज किया कि पहले इसको मारना और फिर इसके बाद बॉडी का डिस्पोजल। मारने के लिए उसने कहा, कमरा हमारा अलग है, इंटरकनेक्टेड नहीं है किसी दूसरे कमरे से, बाहर का कमरा है, इसलिए अगर हम अपने कमरे में ही इसको मार देते हैं बच्चे के सोने के बाद, तो फिर किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। जो यक्ष प्रश्न था कि इसका डिस्पोजल कैसे कराया जाए। अब सोचिए, 16 अप्रैल से दिमाग लगाना शुरू किया, और 16 अप्रैल से लगातार जो उसकी ब्राउज़र हिस्ट्री बताती है
कि वो यूट्यूब पर और गूगल पर लाश के डिस्पोज़ल के तमाम तरीक़ों के बारे में अलग अलग घटनाओं से संबंधित अध्ययन करने लगा और इस बात पर पहुंचा कि कहीं फेंकने पर, ज़मीन में गाड़ने पर दुर्गंध जरूर आ जाती है, लोगों को पता लग जाता है, पुलिस आ जाती है और घटना खुल जाती है। सिर्फ एक ऐसी जगह है या एक ऐसा डिस्पोज़ल है जिसमें दुर्गंध नहीं आती, नंबर 1। दूसरा, जब तक अगर दिन बीतते गए, 4, 6, 10 दिन, 15 दिन हो गए, तो फिर इस हत्या का पता नहीं लगेगा। वो पानी में अगर डिस्पोज़ल किया जाए, लाश गहरे बैठ जाए, जानवर जल्दी खा जाएंगे और फिर कुछ नहीं बचेगा। बाद में अगर पुलिस को पता भी लगा तो लाश नहीं मिलेगी, तो अपराध प्रूव नहीं होगा। इस बात से मुतमईन उसने आसपास कहाँ पर इस बॉडी को फेंका जा सकता है, इसका पता लगाना शुरू किया। घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर डैम था। उसको जाकर एक बार देख आया। कौन सी जगह होगी जो अप्रोचेबल है, कौन सी जगह होगी जहाँ से आसानी से बॉडी को पानी में फेंका जा सकता है, ये सब मोटरसाइकिल से जाकर देख आया। और फिर तारीख वही मैंने आपको बताई, तारीख थी 22 और 23 अप्रैल की दरमियानी रात में। उसने शाम को जब आया तो फिर इसी तरह की कहासुनी शुरू हुई कि बार बार कहने के बाद भी वहाँ कौन कौन आया था, फलानी आई थी कि नहीं आई थी, ढकानी, जो शक महिला के दिमाग में होता है। क्योंकि वो भी उसी प्रोसेस से गुजरी थी, उसी प्रोसेस से मिली थी रंजीत से, तो उसके दिमाग में वही कीड़े नाच रहे थे और वो वही सवाल कर रही थी। खैर, थोड़ी देर में जब बच्चा सो गया तो रंजीत मार्को ने अपनी पत्नी सरला का गला दबा दिया और सीने पे सवार होकर गले को तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। उसके बाद उसे बिस्तर पर ही चद्दर से उड़ा दिया और रात होने का इंतज़ार करने लगा कि आसपास खटर पटर किसी के आने की, जाने की, घर परिवार में किसी के पानी पीने के लिए उठने की। इस तरह के जब सब इंडिकेटर ख़त्म हुए तो रात करीब 12:30 बजे उसने 4-5 जो मोटे वाले पॉलीथीन के बैग होते हैं वो ले लिए, एक रस्सी ले लिया और उसके बाद एक पॉलीथीन में उसके शव को बांध दिया। शव को बांध दिया, बांधने के बाद मोटरसाइकिल में उसको अच्छी तरह से शव को इस तरह से उसको फिक्स किया ताकि रास्ते में चलते समय वो गिरे नहीं। पॉलीथीन और रस्सी अलग से जो मोटरसाइकिल का बैग होता है उसमें रख लिया और 12:30 बजे वो सीतापुर डैम के लिए निकल गया। करीब करीब 5 किलोमीटर जाने का रास्ता है। फिर पहले से देखी हुई जगह में 2 चट्टानों के बीच में, जहाँ पानी थोड़ा बहुत गहरा तो नहीं था लेकिन थोड़ा था, वहाँ पर उसने उस लाश को फेंक दिया। पहले वहाँ पहुँच के वो जो मोटे पॉलीथीन के 4-5 बैग ले गया था उसमें बड़े बड़े पत्थर भर लिए। उन पत्थरों को सारे पॉलीथीन बैग को अच्छी तरह से उस डोरी, जो अपने साथ डोरी ले गया था, उसको बांध लिया और फिर उस डोरी को जिसमें वो पत्थर बांधा गया था उससे शव को लपेट दिया ताकि पत्थरों के भार से शव नीचे बैठ जाए और फिर कभी ऊपर ना आए। ऐसा करके उसने 2 चट्टानों के बीच में उस लाश को फेंक दिया। एक गलती ये पूरी बात उसने YouTube से ज्ञान प्राप्त किया था कि कैसे मैं साफ साफ बच जाऊँ और कैसे मेरी पत्नी साफ साफ निपट जाए। तो उससे एक गलती इसमें ये हुई कि जिन पत्थरों को पॉलीथीन के बैग में रखा गया था, लाश के डूबने के बाद उनमें से 2-1 बैग ऊपर आ गए, यानी हवा की वजह से उनके भीतर जो हवा भरी रह गई उनकी वजह से वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ने लगे क्योंकि पानी बहुत गहरा नहीं था। रस्सी भी थोड़ी लंबी हमारे ख्याल से बांधी होगी। वो 2 पॉलीथीन के बैग ऊपर से दिखाई दे रहे थे, इससे उसको शंका हो गई। पहले तो उसने कोशिश की कि पानी से नीचे पानी में उतर के इसे घसीट के थोड़ा गहरे में ले जाएं, लेकिन तब तक 4 बज गए थे। वहाँ पर आवागमन लोगों का शुरू हो गया था। गांव बहुत दूर वहाँ से नहीं थे, एक गांव तो 2-2.5 किलोमीटर पे था, इसका गांव करीब 5 किलोमीटर पे था।
लिहाजा लोगों का आना जाना सुबह होने की वजह से होने लगा। उसने ये देखकर आसपास डैम में आपने देखा होगा बहते हुए पानी में सूखी लकड़ियों की भरमार रहती है, और यही हुआ, सूखी लकड़ियाँ वहाँ से इकट्ठा करके उस ऊपर तैरते हुए जो 2 पॉलीथीन थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे थे उनके ऊपर सूखी लकड़ियाँ और पत्ते रख दिए। तब तक हल्का हल्का उजाला होने लगा। ये देख के कि अभी कोई इस बात को देखेगा, मेरी प्रेजेंस को नोट करेगा, कल को वो गवाही देगा। वहाँ से वो भागकर घर चला आया, आराम से सोया, उठा, नहाया धोया, तैयार हुआ और सीधे थाने पहुँचा। थाने पर जाकर उसने वही कहानी बताई कि मेरी पत्नी 23 तारीख की रात में यहाँ से 23 अप्रैल की रात में कहीं चली गई और आज तक उसका पता नहीं लगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मोबाइल ले गई, बच्चे को छोड़ गई, जो भी बताया। उसके बाद वहाँ से सीधे अपने जहाँ पर पदस्थापित था, जहाँ उसकी पोस्टिंग थी, वहाँ पहुँच गया और अपने काम में लग गया। उसके बाद जब पुलिस को इसने पूरी ये बात बताई तो पुलिस ने कहा कि चल के हमें वो जगह बताओ जहाँ पर तुमने सरला की लाश को फेंका था। लाश बरामद होगी तभी तुम्हारे इस किस्से कहानी पर हमको यकीन होगा। फिर पुलिस उसे अपने साथ ले गई सीतापुर डैम में। वो सीधे उसी जगह पर ले गया जहाँ पर उसने पत्ते से और सूखी लकड़ियों से उसको ढका था। लाश बिल्कुल उसी जगह थी। SDRF के लोगों को ले जाया गया, लाश को बाहर निकाला गया। लाश बुरी तरह से इन 3-4 दिनों में सड़ गई थी, लेकिन पॉलीथीन में बंधे होने के कारण जो पानी के जानवर होते हैं, जो मछलियाँ होती हैं, जो मांसाहारी मछलियाँ होती हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पाई थी। पुलिस ने लाश को बाहर निकालकर और उसका पंचायतनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये 26 तारीख को बरामद हुई लाश। आज की घटना देखिए, रंजीत और सरला की प्रेम कहानी उनके कॉलेज में मशहूर थी। सब लोग जानते थे कि ये BA में है, वो BCom में है, और जहाँ 1 घंटे का इनके यहाँ ओवर हुआ या उनके यहाँ हो, जैसे भी मौका मिलता था, ये दोनों वहाँ की मशहूर जगहों पर जाकर मिला करते थे। निगाहें उस समय, उस उम्र में सब लड़के और लड़कियों दोनों की निगाहें सिर्फ इसी तरह की एक्टिविटी पर लगी रहती हैं। लिहाजा ये दोनों, इनकी प्रेम कहानी मशहूर थी। तभी कोरोना काल आ गया, पहला वाला कोरोना काल, जो आप समझ रहे हैं कि बहुत मुश्किल दौर वाला था। मौत का मंज़र उस समय बहुत आम हो चला था। ऐसे में ये कस्मे वादे खाने वाले ये 2 जोड़े, इनको ये लगा कि कहीं हम में से एक कोई पहले कोरोना से ग्रसित हो गया तो फिर हम अलग अलग कैसे रहेंगे, और इस तरह की बातें जो आप समझ ही रहे हैं। उस समय कॉलेज के दिनों में जो 2 लोग जैसी भी बातें कर सकते हैं वो की उन्होंने, और उन्हें ये लगा कि हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम दोनों शादी करें। उसी घोर कोरोना काल में दोनों ने अपने अपने परिवार को कम्युनिकेट किया कि हम शादी करेंगे। परिवार वालों को भी ताज्जुब हुआ कि ऐसी क्या जल्दी है, लेकिन बात उन दोनों की थी कि अगर किसी एक को हुआ तो फिर साथ में रहेंगे तो दोनों को होगा, जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। अब आप समझ ही सकते हैं, वो उस उम्र में, उस जगह पर, उस पड़ाव पर यही मानसिकता बार बार हिलोरें मारती है। घर वाले ये कहते रहे कि भाई शादी में कोई अड़चन तो है नहीं, हम कुछ दिन बाद जब ये कोरोना थोड़ा शांत होगा तो उसके बाद कुछ दिन बाद धूमधाम से शादी करेंगे। लेकिन ये दोनों नहीं माने और केवल 2-4 रिश्तेदारों को मनाकर उनकी मौजूदगी में इन लोगों ने शादी कर ली। शादी होते ही रंजीत मार्को की नौकरी लग गई, पटवारी हो गया। आप समझ रहे हैं ना, पटवारी। तो सब कुछ आज की तारीख में पटवारी के बहुत से किस्से मशहूर हैं। पुराने ज़माने में, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में, पटवारी कलेक्टर से ज़्यादा पावरफुल होता था। ऐसा कहा जाता है कि विदंतियों में बताया जाता है कि किसकी ज़मीन किसको लिख दें,
किसकी ज़मीन किसके नाम ट्रांसफ़र कर दें। बताते चलें कि इसी सिलसिले में ताजमहल किसी दूसरे के नाम किए जाने की एक घटना आज़ादी के पहले की लोग कोट करते हैं कि पटवारी ने खसरा नंबर बदला और ताजमहल किसी प्राइवेट आदमी के खाते में चला गया। कुछ इस तरह की बातें। पटवारी चूँकि ज़मीन का और ज़मीन के रिकॉर्ड्स का, भू आलेखों का और भू अभिलेखों का, इन सब का मास्टर होता है, दिन रात इसी में होता है वो। और आप इनका प्रभाव अगर देखना हो तो गांव में देखिए कि जरीब से किसकी कड़ी किधर नाप दें, कोई चैलेंज भी नहीं कर पाता। तमाम उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसके पास तमाम फैक्ट्स होते हैं। सारे झगड़े की जड़ भी पटवारी ही होते हैं। भूमि विवाद जितने जिस गांव में पनपे होंगे पुराने, उनकी जड़ में अगर आप जाएंगे तो पटवारी ही होगा, जिसका नया नाम हमारे उत्तर प्रदेश में लेखपाल कहा जाता है। सो इट इज़ ऑल पावरफुल पोस्ट। उसमें उसका सिलेक्शन हो गया, वाह वाह हो गई, घर वाले खुश हो गए और घर वाले बाहर वाले सब कहने लगे कि लड़की के पाँव बहुत शुभ हैं, बहुत अच्छा किया रंजीत ने ये शादी कर ली, बहुत बढ़िया किया। इसके शादी होते ही देखिए ये पटवारी हो गया। फिर जब धीरे धीरे पटवारी अपने रंग में आना शुरू हुआ तो पैसा, दौलत, शोहरत ये सब रंजीत पर भी हावी होने लगी और बाकी सारी चीज़ें गौड़ होती गई कि क्या कस्में खाए थे, क्या वादे किए थे, क्या साथ जीने साथ मरने के भगवान को साक्षी माना था। सब चीज़ें धीरे धीरे नीचे चली गईं, नीचे होती गईं और पैसा, दौलत और शोहरत उसके ऊपर सिर चढ़कर बोलने लगा। और इसी में उसकी नई नई लड़कियों से जो संबंध हैं उनकी चर्चा भी होने लगी कि ये फलाने को वहाँ उसने देखा और ठिकाने को उसने वहाँ देखा। शायद यही बात सरला को कहीं न कहीं से पता लगी होगी और वो इसीलिए इस बात का विरोध करती थी कि कहीं अगर पारिवारिक कार्यक्रम में या सामूहिक कार्यक्रम में जाना है तो मुझे साथ ले चला करो। लेकिन ये बात अब रंजीत को जहर जैसी लगती थी। जब भी वो शिकायत करती थी तो वो ऐसा लगता था कि जहर बोल रही है, जहर की तरह ये बात अपनी कह रही है। और तभी उसने उसको मारने का मन बना लिया और मारा भी। जरा सा भी हिचक नहीं हुई कि ये वही लड़की है जिसके चक्कर में मौत के उस मंजर के बीच में हमने शादी की थी, किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाया था, सब कुछ भूल गया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। डिस्पोजल मतलब लाश के डिस्पोजल का ज्ञान तो यूट्यूब से उसने प्राप्त कर लिया कि साहब ऐसे ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं पता लगेगा। लेकिन ये ज्ञान उसको नहीं हो पाया कि पत्नी के गायब होने के बाद भी रोज़ ऑफिस के काम में एकदम मस्त रहना, एक भी दिन पत्नी को ढूंढने या ढूंढने जाने की कोशिश न करना, पत्नी के गायब होने के संबंध में किसी रिश्तेदार से बात भी न करना, ये शंका की सबसे बड़ी वजह थी। और जब पुलिस को ये पता लगा कि इसने पत्नी को ढूंढने का कोई उपक्रम भी, झूठा उपक्रम भी नहीं किया, ये बदस्तूर उसी दिन से अपने ऑफिस को अटेंड करता रहा, तभी पुलिस को शक हुआ था। अब ये ज्ञान तो यूट्यूब पे मिलेगा नहीं कि आप मारने के बाद, डिस्पोजल के बाद किस तरह का व्यवहार करें। ये तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको एक्सपीरियंस से ही पता लगता है। बहरहाल इस अपनी अज्ञानता या अपनी मूर्खता की वजह से पुलिस को संदेह हुआ और इसी संदेह में पुलिस पकड़कर उसे थाने पर ले आई। देखिए, कल भी मैंने इसी तरह प्रेम विवाह की, कल और परसों ये बात की थी कि प्रेम विवाह ये बिल्कुल चाइनीज़ सामान की तरह है, कतई टिकाऊ नहीं है, इनकी कोई ना गारंटी है ना वारंटी है, खासकर तब जब सोशल मीडिया पर हुई। 19 की बात बताई जा रही है, सोशल मीडिया ही एक्टिव था और कोरोना में तो सोशल मीडिया पर 10 गुना अधिक समय लोग व्यतीत करते थे। बड़ा नेचुरल है, दोनों के बीच जो कुछ भी पनपा होगा, जिसके लिए शादी की जल्दी हुई होगी, वो इसी सोशल मीडिया की वजह से होगा। तो किसी ने कल टिप्पणी की, आप देखिएगा लिखा हुआ है उसमें कि आप प्रेम विवाह या लव मैरिजेस के विरोधी हैं।
आपकी बातचीत से ऐसा लगता है, आपके विश्लेषण से ऐसा लगता है कि आप इसके विरोधी हैं। मैं बता दूं, मैं बिल्कुल विरोधी नहीं, मैं कतई विरोधी नहीं। मैं ऐसे किसी काम का विरोधी हूँ जिससे अपराध पनपता हो, ऐसे किसी काम का विरोधी हूँ जिसके कारण अपराध हुआ। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रेम विवाह बहुत टिकाऊ नहीं हो रहे हैं। और देखिए, ऐतिहासिक तथ्य इस तरह के तमाम प्रेम विवाहों के धार्मिक ग्रंथों में इनका उल्लेख है, नाम लेना उचित नहीं है। लगभग सभी आराध्य देवों के बारे में आप देखेंगे कि उनसे प्रेम हुआ और फिर उन्होंने शादी की, और आजन्म वो जन्म जन्मांतर तक उन्होंने इस शादी को निभाया। तो ये तो कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि प्रेम विवाह हमेशा से ही टिकाऊ नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैं इसका कतई विरोधी नहीं हूँ। और बहुत से सक्सेसफुल प्रेम विवाहों के बारे में आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे प्रेम विवाह वाले जोड़े हैं जो सक्सेसफुली रह रहे हैं। कहीं कोई इनमें कोई आपस में ट्यूनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये सोशल मीडिया के खाद पानी से तैयार जो प्रेम की फसल है, ये बहुत कमज़ोर और रोगग्रस्त है। ये फलित नहीं होती है, ये फसल बीज नहीं पैदा कर पाती, आगे प्रोपोगेट नहीं कर पाती, और इतना आपस में, मतलब कीटनाशक का भी ऐसी फसल पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये जो सोशल मीडिया के खेत में ये जो प्रेम की फसल तैयार हो रही है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये कभी लॉन्ग लास्टिंग नहीं हुई। मैंने आपको सैकड़ों इस तरह के अपराध की घटनाएं बताई होंगी जिसमें इस तरह के प्रेम विवाह का क्या हश्र हुआ है, ये मैंने आपको बताया है। तो इसके लिए आप जो दो पार्टीज़ या दो लोग इसमें हैं, एक दूसरे की मानसिकता को अच्छे से समझना होगा कि आकर्षण किसी दूसरे कारण से तो नहीं है, मन से ही है कि किसी दूसरे कारण से है, और समझना होगा। वरना ये जो ऊपरी आडंबर के आकर्षण, अगर आकर्षण ऊपरी आडंबर से है तो इसके जाने में कतई देर नहीं लगेगी, और इसी वजह से ये लव मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।